हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रशांत क्लासेस कानपुर पर। आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 सीखने वाले हैं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से सभी को समझना है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए जाएंगे वो आपको आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगे, क्लास 10th में और उससे आगे की क्लासेस में। तो एक्सरसाइज 6.2 सीखने से पहले कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जो आपको सीखने हैं, उनको आप ध्यान से सीखें। मैं पहले वो पेयर ऑफ एंगल्स आपको समझाऊंगा। क्लास 7th में भी ये सिखाए जाते हैं, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 7th में सीखे होंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, और इन्हीं की आवश्यकता 6.2 एक्सरसाइज में होने वाली है। तो इसलिए मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स ये वही हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पोंडिंग, अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ याद आ रहा हो। हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बता दूंगा सब कुछ कि कैसे कैसे पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन कौन से ऐसे एंगल होते हैं जिनको प्लस करके 180 आता है, वो सब आपको समझाया जाएगा। तो पेयर ऑफ एंगल सीखने के लिए ये हमने पैरेलल लाइंस बनाई हैं। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे के ठीक सामने सामने होती हैं, जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेम होती है। चैप्टर 5 में हमने ही सिखाया था ये, आपने चैप्टर 5 में सीखा होगा। ओके, सो ये पैरेलल लाइंस हैं आपके सामने। अब इन पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है गिरी हुई है। ये एक लाइन है जो कि दो लाइंस के ऊपर है। तो ये 8 एंगल बनते हैं, देखो 4 ऊपर हैं और 4 एंगल्स नीचे हैं। ये इस तरीके से 8 एंगल्स बन चुके हैं। इनको मैं नंबर से शो कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो इनमें से जो एंगल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है वो आपको समझना है। उसी को कहते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इनमें। इंटीरियर एंगल्स, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 एंगल्स बने हैं उनमें से इंटीरियर कौन से हैं, ये आपको समझना है ध्यान से। तो जो टू पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर की साइड जो एंगल बने हैं कौन कौन से हैं, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। ये एंगल बने हुए हैं 4 3 5 6 अंदर की तरफ जो है। अब एक्सटीरियर एंगल्स समझ लीजिए कौन से हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर वो जो बाहर हैं, इन लाइनों से बाहर हैं, अंदर नहीं है। तो बाहर कौन कौन से हैं भाई, बाहर आप एंगल देख करके खुद से बताने का प्रयास करें मेरे लिखने से पहले। जी हाँ, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 8 है और एंगल 7 है। इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बस ये है कि इंटीरियर है 4 3 5 6 और एक्सटीरियर है 1 2 8 7। अब इन लाइंस के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, लाइंस के नाम लिखने ज़रूरी है, उस टाइम लिखना ध्यान नहीं रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी, और ये जो ट्रांसवर्जल है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ पी क्यू। अब आइए पेयर ऑफ एंगल सीखते हैं। अभी तक तो हमने सीखा कौन सा इंटीरियर है कौन सा एक्सटीरियर है। अब हम सीखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। कई सारे टाइप के होते हैं, तो इनमें से सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पे विशेष फोकस करें। एक्सरसाइज पे भले ही इतना फोकस मत करना, लेकिन कॉन्सेप्ट पे कर लेना। एक्सरसाइज चाहे तो आप अगली बार समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अभी समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत मेन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे एंगल जो इंटीरियर हैं और अल्टरनेट है। तो एंगल 4 के लिए एंगल 6 होता है, 4 के लिए एंगल 6। अल्टरनेट मतलब एक साइड के नहीं होने चाहिए, अगर एक लेफ्ट में है तो एक राइट में हो। अच्छा, और एंगल 3 का क्या है अपने आप बताओ, 5 है, बिल्कुल सही। तो ये आपको पैटर्न समझना है क्या बन रहा है। एक तो इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए, तो बाहर वालों को तो देखो ही मत, और उसमें 4 का क्या है 6, 3 का 5। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अब केवल बाहर वाले देखने हैं, अंदर वालों को एंगल्स को नहीं देखना है। तो बाहर वाले एंगल देखने हैं, और वो भी अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में हो तो एक राइट में हो। तो जैसे 1 है तो 1 का होगा क्या 7,
1 का 2 मत कर देना, 7 वाला नहीं लिखना, 1 का 7, एंगल 1 का 7, और 2 का तो आप समझ ही गए होंगे पक्का। बाहर कौन सा एंगल है जो 2 का अल्टरनेट है, अपने आप से बताने का प्रयास करें मेरे लिखने से पहले। 2 का बिल्कुल सही बताया आपने, एंगल 8। अगर 8 बताया है तो सही बताया है। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए हैं। अब आप समझ लीजिए कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग एंगल्स पेयर जो है वो भी बहुत मेन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं आपस में, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल होते हैं, मेजरमेंट इनकी इक्वल होती है, ठीक है। मतलब अगर एक 60 है तो दूसरा भी 60 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। इस तरीके से मेजरमेंट इक्वल होती है। आइए कोरस्पोंडिंग सीखते हैं। कोरस्पोंडिंग में क्या होता है, एक एंगल बाहर बनता है तो दूसरा अंदर बनता है, मतलब एक एक्सटीरियर पे बनेगा तो एक इंटीरियर पे बनेगा, और ये अल्टरनेट नहीं होते, ये एक ही साइड होते हैं। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही होंगे। किसके लेफ्ट में, ट्रांसवर्जल के, तिरछे वाली जो लाइन है उसके। तो कोरस्पोंडिंग एंगल जैसे कि 1 है तो 1 का होगा, ध्यान से समझिए, 5। तो 1 का 4 नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि 4 तो उसके साथ वाला है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो कोरस्पोंडिंग पूछा है। तो 1 का 1 बाहर, और लेफ्ट साइड में फिर अंदर कौन सा बनेगा, 5 बनेगा, तो 1 का होता है 5। अब 2 का आप समझ गए होंगे, 2 का अपने आप से बताने की कोशिश करो। एंगल 2 का बनेगा एंगल 6, क्योंकि 2 बाहर है और 6 जो है अंदर है। 2 एक्सटीरियर में है, 6 इंटीरियर में है। इसी तरह आप बताओ मुझे एंगल 4 का क्या बनेगा। 4 का, 4 अंदर है तो इसके लिए बाहर एंगल होना चाहिए, तो वो होगा 8, 4 का 8। और 3 का तो आप पक्का समझ गए होंगे, 3 का खुद से बताने का प्रयास करें। एंगल 3 का क्या होगा कोरस्पोंडिंग, एंगल 7 होगा। एंगल 3 का कोरस्पोंडिंग होगा एंगल 7। तो इस प्रकार सभी कोरस्पोंडिंग खत्म हुए, कोरस्पोंडिंग पेयर। इसको भी अच्छे से सीख लेंगे आप। ये भी आपस में इक्वल होते हैं, जितनी मेजरमेंट एक की होगी उतनी ही दूसरे की होगी, कोरस्पोंडिंग में इक्वल है क्योंकि। अब आप सीखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो ये पहले आपने सीखा भी होगा, छोटी क्लास में सिखाए जाते हैं, मतलब ये सभी 7th क्लास में सिखाए जाते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आए हैं उन्होंने निश्चित रूप से सीखा होगा, और बाकी जिन्होंने नहीं सीखे या भूल गए हैं किसी कारण से तो कोई समस्या नहीं, मैं उनको अब बता दे रहा हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 1 है ना उसके ठीक सामने क्या है, 3 है। तो वर्टिकली अपोजिट होता है जो क्रॉस का साइन में और सामने बिल्कुल एंगल बनता है। तो 1 के ठीक सामने क्या है, 3 है, तो 1 के इक्वल 3। और 2 के सामने क्या है, 4 है, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट 4। इसी तरह 5 का खुद बताओ, 5 का 7 बनेगा, 5 के इक्वल बनेगा 7 वर्टिकली अपोजिट। और 6 का क्या बनेगा भाई, 8 बनेगा, 6 का 8। तो वर्टिकली अपोजिट भी आपके पूरे हो गए। तो ये भी इक्वल होते हैं आपस में। तो सभी पेयर जो आपस में इक्वल होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं वो पेयर आपको बता रहा हूँ जो क्या हो गए, जो इक्वल तो होते हैं लेकिन उनको प्लस करके 180 आता है। लेकिन उससे पहले एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए आप। तो रिवाइज़ करते हैं, आइए। हमने सीखा कि कोई पैरेलल टू पैरेलल लाइन के ऊपर जब एक और लाइन गिरेगी तो 8 एंगल्स बनेंगे। उन 8 एंगल्स में आपस में कुछ रिलेशन होता है पेयर्स के आधार पर। तो वही रिलेशन सीखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटीरियर कौन कौन से एंगल हैं तो जो अंदर बनते हैं, जैसे कि 4, 3, 5, 6। एक्सटीरियर कौन से हैं जो बाहर बनते हैं, तो 1, 2, 8, 7। फिर हमने अल्टरनेट इंटीरियर सीखा, यानी कि जो इंटीरियर में हो, अंदर हो और अल्टरनेट पे हो। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर सीखा जो बाहर हो और अल्टरनेट पे हो। फिर हमने कोरस्पोंडिंग सीखा जिसमें एक एंगल बाहर बनता है एक अंदर बनता है। फिर हमने सीखा वर्टिकली अपोजिट जो कि ठीक सामने बनता है। तो इस प्रकार हम इसका रिवीजन कर चुके हैं। आप इसको और अच्छी तरह 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और फिलहाल हम इससे आगे के क्वेश्चंस, इससे आगे के जो पेयर्स हैं वो आपको समझा देते हैं। तो नेक्स्ट आइए समझ लेते हैं इसके बाद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो कि मैं पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ। वैसे तो लीनियर पेयर वो जो एक लाइन के एक साइड बनते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। जैसे कि 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2, मतलब 4 भी है लेकिन फिलहाल हम 1 के साथ में 2 आपको समझा रहे हैं। तो 1 + 2 को प्लस करके आता है 180 आता है। इसी तरह
2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है 3, तो 1 + 2 और 2 + 3, 3 के साथ में क्या है 4, तो 3 + 4, ऐसे ही 4 के साथ में क्या है 1, तो 4 + 1, इसी तरह 5 + 6, 6 + 7, 7 + 8, 8 + 5। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा, लीनियर पेयर वो होते हैं जो एक लाइन के एक साइड होते हैं दोनों एंगल, और उनको प्लस करके 180 आता है, क्योंकि एक लाइन के एक साइड के सभी एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ये 6.1 में भी हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के सभी पेयर्स आपको समझ में आ चुके हैं। तो सभी पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए भी और आने वाली क्लासेस के लिए भी। क्लास 10th में भी इसकी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से, तो इसको अच्छे से आप सीखें। यहाँ पे आपके सभी पेयर्स अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट, लीनियर पेयर, ये सब कंप्लीट होते हैं। और अब हम आपको इससे आगे समझा देते हैं को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, उसको भी ध्यान से समझना है बिल्कुल। को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर कौन से, जो इंटीरियर है मतलब अंदर हैं और अल्टरनेट नहीं है, जो एक ही साइड में है, मतलब दोनों, जैसे कि 4 और 5, तो ये इक्वल नहीं होते, लेकिन इनको प्लस करके 180 आता है। तो 4 + 5 = 180। इसी तरह 3 + 6 हो जाएगा, 3 + 6, क्योंकि 3 के साथ में को इंटीरियर 6 है और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 है। तो ध्यान रहे 3 और 5 तो इक्वल हैं, और 3 और 6 इक्वल तो है नहीं, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अब को एक्सटीरियर समझ लीजिए। को एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाले हैं, और बाहर वाले में अल्टरनेट नहीं है, मतलब दोनों एक ही साइड हैं बाहर। तो जैसे कि 1 के साथ 8, तो इसमें भी क्या होता है, इक्वल तो होते नहीं है आपस में, इक्वल तो अल्टरनेट वाले होते हैं। ये क्या है कि इनको प्लस करके 180 आ जाता है, इसमें ये रिलेशन होता है। तो 1 + 8 180 और 2 + 7 180। इस प्रकार हम सभी पेयर्स आपको समझा चुके हैं जो जो इम्पोर्टेंट है और जिनकी आवश्यकता होने वाली है इस एक्सरसाइज में, क्लास 10th में भी। तो इसको अच्छे से सभी को समझना है, सीखना है। चाहे तो यहाँ तक आप जो है वीडियो को पैस करके एक बार रिपीट कर सकते हैं खुद से, और दोबारा से आप इसको रीस्टार्ट करके वीडियो को फिर से मैच कर सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के। इसमें लिखा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, ये रेशो हमने कहा था जहाँ भी रेशो हो तो वहाँ पे आपको कोई वेरिएबल लिखना है। तो वेरिएबल यहाँ एक्स तो मैं लिख नहीं रहा, मैं टी लिख दे रहा हूँ। तो वाई का बन जाएगा 3t और जेड का बन जाएगा 7t। जहाँ भी रेशो हो वहाँ कोई वेरिएबल लिखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में टी लिख दे रहा हूँ। वाई का 3t, जेड का 7t। अब पैरेलल लाइंस का देखो क्या सिस्टम है। पैरेलल लाइंस इसमें लिखा हुआ है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि ए बी ई एफ के पैरेलल है। ए बी ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये तीनों ही आपस में पैरेलल होगी ना। तो ए बी ई एफ के अगर पैरेलल है तो ए बी और ई एफ को देखो। ए बी और ई एफ को आपने देख लिया, तो एक्स और जेड को देखो। अब आपको याद आ गया होगा इनमें कौन सा रिलेशन है। एक्स और जेड दोनों ही अंदर है यानी इंटीरियर, और दोनों अलग अलग साइड है तो अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में होते हैं इक्वल। तो एक्स इक्वल जेड, ब्रैकेट में रीजन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जेड की वैल्यू रख दो 70, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 70। यहाँ तक हम एक्स सोल्व कर चुके हैं, बट एक्स की फाइनल वैल्यू नहीं आई, तो अभी हमें और सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो जो ए बी है ना, वो सी डी के पैरेलल है, वो गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी, ये है गिवन। और अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो एक्स और वाई को देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल जो है ना इंटीरियर है, और ये एक ही साइड है। तो एक ही साइड इंटीरियर का मतलब होता है को इंटीरियर, और इनके बीच में आता है प्लस, और इक्वल बनता है 180। हमने अभी अभी सिखाया, आपको अभी सिखाया था जब पेयर ऑफ एंगल सिखाए थे। तो x प्लस वाई हो जाएगा 180, इसकी वैल्यू रख दो तो t की वैल्यू निकल जाएगी, और t की मदद से x सॉल्व कर लेंगे बस। तो x की जगह कितना रख सकता हूँ मैं 70, y की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 3t, और इज इक्वल टू 180। अब अगर इसे प्लस करूँ तो 10t आएगा, और 10 को भेज दूंगा मैं अपॉन में नेक्स्ट स्टेप, और इस तरह हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, t की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 10, यानी कि 18। 0 से 0 काट दो या 10 से, कैसे भी आपको ठीक लगे, कुल मिला के t का 18 आ जाएगा। अब इस t को उठा के x की वैल्यू में रख दो। x की वैल्यू क्या थी 70 थी भाई, x इक्वल 70। अब इसमें t की जगह 18 रख देंगे, 7 मल्टीप्लाई 18 ये हो जाएगा 126, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, वेरी सिंपल। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बस पेयर ऑफ एंगल अगर आपने सीख रखे हैं तो ये सिंपल है, और वो नहीं सीखे तो फिर ये टफ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये परपेंडिकुलर है ई एफ सी डी पे, और जी डी 126 है, तो ए जी बताना है, जी एफ बताना है, और एफ जी बताना है। तो ये देखो आप, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए जी ई एंगल है ना, ए जी ई, वो जी ई डी के इक्वल होगा। जी ई डी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये ए जी ई और ये जी ई डी। रिलेशन आप बताओ अपने आप से, जिसको याद हो गया अच्छी तरह। चलो मैं बता दे रहा हूँ रिलेशन भी। रिलेशन बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों इंटीरियर में है और दोनों अल्टरनेट है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ए जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 आ जाएगी। जी ई डी की जगह पे जब 126 लिखेंगे ना, तो वो ए जी ई की वैल्यू बन जाएगी अपने आप। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ देखो कहाँ है, जी ई एफ। तो जी ई एफ जो है वो जी ई डी में से 90 को माइनस करके निकल जाएगा, क्योंकि आप जी ई डी को देखो ध्यान से, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है मार्कर से। जी ई डी को देखो, तो जी ई डी में से माइनस कर दो एफ ई डी, तब बन जाएगा जी ई एफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, मतलब हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ और प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू जी ई डी, और इसमें वैल्यू पुट करके आ जाएगा। जी ई एफ तो हमें सॉल्व करना है, इसका तो हमें पता नहीं। जी ई डी का हमें पता है 126, और हमें एफ ई डी का भी पता है, ये है 90। एफ ई डी परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 होता है, और वहाँ वो बॉक्स बना हुआ उससे भी समझ सकते हैं आप। एफ ई डी जो है वो 90 है। तो ये हमने लिख दिया है जी ई एफ प्लस 90 इक्वल 126। 90 को माइनस में भेज देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस करके कितना आएगा भाई, अपने आप से बताने का प्रयास करें सभी हमारे लिखने से पहले। जी हाँ 36 आएगा जी ई एफ। अब हमारे पास लास्ट एक एंगल बचा सॉल्व करने को, जो कि है एफ जी ई। पहले देखो ये एफ जी ई बन कहाँ रहा है,
एफ जी ई, ये जो एफ जी ई है ना जो हमें सॉल्व करना है, ये ए जी ई के साथ लीनियर पेयर बना रहा, तो एफ जी ई प्लस ए जी ई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एफ जी ई का तो हमें पता नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। एफ जी ई प्लस ए जी ई की जगह लिख देंगे 126, वो हमने अभी सॉल्व किया था, ऊपर सबसे शुरू में वही किया था। फिर 180 में से 126 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 54, एंगल एफ जी ई 54, एंगल एफ जी ई 54 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस बताना है, क्यू आर एस। तो हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू और एस टी पैरेलल है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों के पैरेलल होगी, मतलब किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दूसरे के अपने आप हो जाएगी वो। तो हम लिख देंगे कि जैसे कि हिंट भी गिवन है यहाँ, हालांकि पेपर में ज़रूरी नहीं है हिंट आएगा, तो आपको खुद से समझना चाहिए, मतलब अपने आप से समझ में आ जाना चाहिए बिना हिंट के ही क्वेश्चन देख के, कि हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर। तो ये हमने लाइन बनाई एस टी के पैरेलल, और ऐसी लाइन जो पैरेलल है एस टी के और आर से जा रही है, तो ये एस टी के पैरेलल तो है, ये पी क्यू के भी पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू और एस टी पहले से पैरेलल थी, तो इसलिए ये दोनों की ही पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे ड्राइंग बाय ड्राइंग लिख देंगे हम, बाय ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू एस टी, बाय ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, थ्रो पॉइंट आर। तो एक ऐसी लाइन बनाई जो एस टी के पैरेलल है और आर पॉइंट से जा रही है। अब जो पी क्यू है ना वो एस टी के पैरेलल गिवन था, और जो एस टी है, इस लाइन का हमें नाम रखना चाहिए, इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी, जो हमने नई लाइन जो ड्रॉ की है उसका नाम है ए बी। तो जो ए बी है वो एस टी के पैरेलल है, ये हुआ बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है, ऊपर लिखा हुआ भी है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ए बी एस टी के पैरेलल है, इसका मतलब है कि ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया पी क्यू पैरेलल ए बी। अब आपको ये समझना होगा कि पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो क्यू आर ई के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि हम पहले सीख चुके हैं और उसके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तब तक अच्छी तरह आपको समझ में आ चुका होगा। एंगल क्यू आर ई इज इक्वल टू 110 लिख दे रहा हूँ मैं सीधा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसको छोड़ दो इक्वेशन फर्स्ट बना के। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एस टी है वो ए बी के पैरेलल है, ए बी और एस टी आपस में क्या है, पैरेलल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल एस आर ए है, एंगल एस आर ए, ये इक्वल हो जाएगा 130 के, एस आर ए इक्वल 130, और रीज़न इसका भी वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है ए आर ई, इसके ऊपर के 3 एंगल हैं, अगर मैं उन तीनों को जोड़ दूं तो 180 आएगा,
यानी ये जो हमने दो एंगल बनाए हुए हैं, अगर मैं इनको प्लस करूं तो 180 आएगा, लेकिन इसमें एक समस्या है, जो बीच वाला एंगल है दो बार आ चुका है। देखो निशान बने हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल एस आर ए, तो मुझे बीच वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो दो बार आ चुका है। क्यू आर एस, क्यू आर एस, दरअसल वो तीन एंगल तीनों एक एक बार आने चाहिए थे ना, तो बीच वाला दो बार आ गया है तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो ये इक्वल हो जाएगा 180 और रीजन होगा इसका कि ए आर बी इज अ लाइन। ए आर बी इज अ लाइन। अब इनकी वैल्यू रख दो तो आपका क्या आ रहा है, सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या क्या है भाई, एक की तो है 110 प्लस दूसरे की है 130 माइनस एंगल क्या आर एस और इज इक्वल टू में 180। अब इसे प्लस करेंगे तो बनेगा 240 माइनस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। इससे आगे आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। जो क्यू आर एस है वो दूसरी साइड चला जाएगा, 180 इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस करते ही आंसर। तो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। हालांकि इससे आगे खुद से भी कर सकते हैं आप, वेरी सिंपल है। तो इससे आगे क्या, जो क्यू आर एस की जो वैल्यू होगी, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू होगी वो होगी 280 माइनस 240 माइनस 180। 240 में से 180 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 60, इसमें आ जाएगा 80 और 20 160 आ जाएगा 60। तो क्या हुआ आर एस जो कि हमें फाइंड करना था वो 60 डिग्री फाइंड हो चुका है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि 1 2 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अब ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो एक्स सीधा सीधा 50 हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। कौन सा रिलेशन लगाया है अपने आप से बताइए मेरे लिखने से पहले। एक्स जो है वो 50 के इक्वल क्यों है। हालांकि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि एक्स 50 के इक्वल क्यों है, कौन सा रिलेशन इसमें लगा है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 50, जी हाँ इसमें लगा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, जैसे ही एक्स जो है 50 के इक्वल है, ऐसे ही जो 127 है वो 50 प्लस वाई के इक्वल है, मतलब दोनों मिला के 50 और वाई दोनों प्लस करके 127 के इक्वल है। उसका भी रिलेशन आप खुद से बताने का प्रयास करें। 50 प्लस वाई जो है 127 के इक्वल है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी वही रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये 50 जो है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ये बनेगा 77। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा टफ भी है भाई ये क्वेश्चन। देखो हालांकि हम इसे आसान तरीके से कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन बना के रखें। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले इसको नमन करते हैं इस प्रश्न को, जो कि इतना टफ है। आखिर मैं से बार बार क्यों कह रहा हूँ कि टफ है, क्योंकि इसमें साइंस के रूल्स भी आ गए हैं। साइंस जो आपने क्लास 8 में सीखा था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें भाई। हालांकि मैं आपको दोबारा से बता दूंगा अगर किसी को याद नहीं है, तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्शन। इसमें पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दो आप, एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू, और एन सी बना दो आर एस के ऊपर, जो नीचे वाली जो लाइन है एन सी आर एस के ऊपर। ये बन चुका है परपेंडिकुलर एन सी आर एस के ऊपर।
तो अब देखो ये क्या था क्वेश्चन में, जो पी क्यू और आर एस है वो मिरर है, और उन मिरर पे कोई रे टकराई, पहले बी पे टकराई, फिर सी पे टकराई, फिर वापस चली गई, और हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, ये जो हमने जो परपेंडिकुलर बनाए हैं क्यों बनाए हैं, ये क्वेश्चन आसान करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। इनके बिना तो बड़ा टफ हो जाता बिना परपेंडिकुलर बनाए। तो आइए सीखते हैं कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है, और पी क्यू और आर एस पहले से ही पैरेलल गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो एम बी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के, एंड जो एन सी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आर एस के, आर एस के। ये कैसे हुआ भाई, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन मतलब हमने बनाया ही इस तरीके से, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। अब आपको यहाँ ये चीज़ समझनी है कि जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो इनके जो परपेंडिकुलर हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे दोनों के। जैसे पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो पी क्यू का परपेंडिकुलर एम बी और आर एस का परपेंडिकुलर एन सी, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एम बी और एन सी पैरेलल। एम बी और एन सी जो हमने बनाए हैं ब्लैक मार्कर से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं एम बी और एन सी, ठीक है। क्यों हुए हैं ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ऊपर इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो एम बी है वो एन सी के पैरेलल है। अब एम बी अगर एन सी के पैरेलल है तो ये जो मैं काउंटिंग लिख दे रहा हूँ, वैसे पूरा एंगल का नाम लिखना तो बड़ा टफ हो जाएगा, भूल जाएंगे बार बार नाम, तो मैं काउंटिंग नंबरिंग लिख दे रहा हूँ इसमें 1 और 2। तो ये जो 1 और 2 है ना आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, और 1 के पास मैंने लिख दिया 3 और 2 के पास मैंने लिख दिया 4। तो पहले आप ये समझो कि 1 और 2 इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एम बी और एन सी पैरेलल तो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो जो 1 और 2 है ये इंटीरियर में आ रहे हैं और अल्टरनेट में भी आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो चुका है, और इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल दूंगा, इक्वेशन थर्ड। नाउ लिसन, जो 1 है ना, एंगल 1 जो है जहाँ पे मैंने 1 लिखा है एंगल में, और उसके बराबर में जो 3 है वो आपस में इक्वल है, ये है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साइंस में जो आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में सीखा होगा आपने, और अगर नहीं सीखा है तो अब आप समझ लीजिए ध्यान से कि जो एंगल 1 और जो 3 है, जो किसी मिरर पे कोई रे टकराती है तो उसके एंगल जो है रिफ्लेक्शन के लॉ के अनुसार आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 3 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको ये समझना है कि अगर 1 3 के इक्वल है तो ये जो पूरा एंगल है बड़े वाला 1 और 3 को मिला के जो बन रहा है, जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, तो अगर 1 3 के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बी सी है वो एंगल 1 का डबल है, एंगल 1 का डबल है ए बी सी, क्योंकि 1 और 3 तो आपस में इक्वल हुए, तो पूरा जो ए बी सी है वो 1 का डबल हुआ। मतलब ऐसे समझो जैसे 1 हुआ 50 एंगल, 3 भी 50 एंगल, तो 50 और 50 100, तो पूरा एंगल हुआ 100, तो जो 100 है वो 50 का डबल है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एंगल जो ए बी सी है वो 50 का डबल है। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी साइड आ जाओ, जो एंगल 2 और 4 है वो भी आपस में इक्वल है, क्यों, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से सेम। अब 2 अगर 4 के इक्वल है तो जो बड़े वाला एंगल है जिसका नाम है डी सी बी, डी सी बी वो हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 2। बस अब आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बना के रखेंगे मेरे साथ, कुछ नहीं करना, बस जो इक्वेशन 3 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। अब इनकी वैल्यू रख दो, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 की, पुटिंग वैल्यूज,
पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़ जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 एंगल 1 की वैल्यू क्या है भाई, एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी, ये हमने अभी प्रूफ कर रखी है, पीछे देखो आप। और 2 एंगल 2 की वैल्यू हमने प्रूफ करी है अभी, एंगल डी सी बी। अब ये समझिए आप, अगर ए बी सी डी सी बी के इक्वल हो गया है, ए बी सी अगर डी सी बी के इक्वल हो गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ए बी सी कहाँ है, डी सी बी कहाँ है, अगर ये इक्वल हो गया है तो इसका मतलब है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ए बी सी डी के पैरेलल प्रूफ हो चुका है। तो ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ हो चुका है बाय रिवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल रूल लिख दें या प्रॉपर्टी लिख दें, दोनों सही है। तो हमें ए बी पैरेलल सी डी करना था, ये हो चुका है। जिनको थोड़ा मुश्किल लगा यहाँ लास्ट में से, उनको मैं बताना चाहूँगा, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती हैं, यानी उनके एंगल बने हुए आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पे इसका उल्टा हुआ है, इसका उल्टा ये हुआ है कि अगर दो एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो इक्वल तो हो ही गए, हमने कर दिए प्रूफ, तो जो लाइनें हैं वो पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं। देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको 1 से 5 तक सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। 1 से 5 तक के क्वेश्चन सीखने से पहले एक बार पेयर ऑफ एंगल्स को अच्छी तरह समझें, ध्यान से सीखें, बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट बने तो आप कमेंट में टाइप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको उसके विषय में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन।